अब हम समझते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स के बारे में। तो आपके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और एक होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स आपके पेवमेंट एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, जो कि मेजोरिटी ऑफ एल्यूलर सरफेस एरिया को कवर करता है, एंड दे आर मोर वल्नरेबल टू इंजुरी एज कंपेयर टू दी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, जो कि थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं आपके इंजुरी को। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का काम क्या होता है, ये सरफेक्टेंट को सिक्रीट करता है। नंबर में मेजोरिटी में आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होता है। दे कैन डिवाइड एंड गिव राइज टू टाइप 1। इसीलिए जो आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है, दे आर कॉल्ड एज प्रिकर्सर्स ऑफ टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। ठीक है। टाइप 1 न्यूमोसाइट जो थे, ये मेजोरिटी ऑफ एरिया को कवर कर रहे थे, लेकिन टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है, ये मेजोरिटी में है नंबर में। ठीक है। हैरिसन में एक लाइन दी गई है कि ड्यूरिंग एनी एल्वुलर इंजुरी, जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो इजीली डैमेज हो जाते हैं, और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का प्रोलिफरेशन आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग एल्वुलर इंजुरी। लेकिन आपका जो एआरडीएस होता है, अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें आपके दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो डैमेज होता है। इसीलिए एआरडीएस जैसे डिसीज का जो है प्रोग्नोसिस पुअर होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर के बारे में। ये फिजियोलॉजी के अंदर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अगर समझाने के लिए समझो तो आपके पास क्या है ना, लंग्स है। लंग्स एक स्प्रिंग की तरह है, जिसको आप जितना बाहर खींचोगे ना, उतना ज्यादा प्रेशर से वो अंदर जाएगी। तो लंग्स की हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि दे वांट टू रिकॉइल टुवर्ड्स द सेंटर। लंग्स को हमेशा रिकॉइल करना है सेंटर की तरफ। और जो आपकी चेस्ट वॉल है, उसका टेंडेंसी होता है हमेशा टू मूव आउटवर्ड्स। लंग्स का हमेशा टेंडेंसी होता है टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर, और चेस्ट वॉल का जो मूवमेंट होता है वो उसको कहा जाना है हमेशा बाहर जाना है। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई बैलेंसिंग प्रेशर नहीं होगा, तो फिर आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पीसफुली नहीं कर पाओगे। इन दोनों के बीच में कोई एक बैलेंसिंग प्रेशर होना चाहिए, जो कि मेंटेन कर सके इन दोनों के चीजों को, जिससे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पीसफुली हो सके। और जो फिर आपका बैलेंसिंग प्रेशर इन दोनों के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती इंट्राप्लूरल प्रेशर की, लेकिन हम जो है कंसिडर करते हैं कन्वीनियंस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो। और ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, ये स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं। और इंट्राप्लूरल प्रेशर का बस एक ही काम होता है कि ये मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम लंग वॉल्यूम, रिलैक्सिंग वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग। ये काम होता है आपके इंट्राप्लूरल प्रेशर का। ठीक है जी, ठीक है। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है एपेक्स पे ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू बेस, जहां पर ये कम नेगेटिव होता है। और एपेक्स पे ये ज्यादा नेगेटिव क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। क्लैरिटी है? हाँ जी, क्लैरिटी है। फिर हम बात करते हैं आपके वेरिएशंस इंट्राप्लूरल प्रेशर के अंदर। कभी कभी इंट्राप्लूरल प्रेशर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, कभी कभी आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है लेस नेगेटिव, या फिर उसे हम पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेस भी हो सकता है, कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेस भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कॉजेस ऑफ मोर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है, वो है आपका डीप इंस्पिरेशन। अब आपको पता है डीप इंस्पिरेशन के दौरान आपको ज्यादा नेगेटिव प्रेशर चाहिए लंग्स के अंदर, ताकि हवा जो है ज्यादा बाहर से अंदर जाए। बाहर के एटमॉस्फेयर से ज्यादा जब लंग्स के अंदर हवा जाएगी तब जाएगी ना, जब प्रेशर ग्रेडियंट आपका ज्यादा होगा। और बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो अपने बॉडी के अंदर जो प्रेशर है उसको और ज्यादा नेगेटिव कर लो, ताकि प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाए और डीप इंस्पिरेशन हो सके। इसीलिए डीप इंस्पिरेशन के दौरान देर इज मोर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। दूसरा, लेस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर कब होता है, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन। देखो ये आपको समझाता हूं। अगर आपके पास एक बलून है और उस बलून में बहुत सारी हवा भर के रखी है, उसको आपको खाली करना है उस हवा को, लेकिन आप उसको प्रिक नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली उस बलून के बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे, ताकि उसमें से धीरे धीरे हवा निकल सके। तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन के अंदर भी हमें यही करना है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हमारे पास लंग्स है जो कि बेसिकली बलून की तरह है, जिनके अंदर हवा घुसी हुई है। तो आप उनको धीरे धीरे, आप लंग्स को पिक नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, उनको धीरे धीरे बाहर से प्रेशर लगाओगे, बाहर से एक पॉजिटिव प्रेशर लगाओगे, जो कि आपका पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा, जिससे आपका फोर्स्ड एक्सपिरेशन होगा। बाकी जो दो यहाँ पर दिए हुए कफ मनोवर, कफ के अंदर फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस, तो यहाँ पर एट द एंड फोर्स्ड एक्सपिरेशन ही हो रहा है। और वाल्साल्वा मनोवर में भी फोर्स्ड एक्सपिरेशन ही होता है अगेंस्ट क्लोज नोज एंड माउथ। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर पैथोलॉजिकली बात करें, तो जो पुलिंग लीजन्स होते हैं, जैसे कि कोलैप्स एंड फाइब्रोसिस,
इसमें आपको ज्यादा नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर देखने को मिलता है। और जो पुशिंग लीजन्स होता है जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन एंड न्यूमोथोरैक्स, इसमें आपको पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर देखने को मिलता है। रीजन समझाते हैं। जो पुलिंग लीजन्स होता है जैसे कि कोलैप्स एंड फाइब्रोसिस, इसमें वॉल्यूम लॉस देखने को मिलेगा। मतलब आपका बेसिकली वो पार्ट ऑफ लंग जिसमें कोलैप्स और फाइब्रोसिस हो रहा है वो श्रिंक कर जाएगा। जब वो श्रिंक कर जाएगा तो आपको पता है इंट्राप्लूरल प्रेशर का काम क्या होता है, टू मेंटेन द रिलैक्सिंग वॉल्यूम ऑफ लंग, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ लंग। तो अगर इन पैथोलॉजीज के कारण वॉल्यूम लॉस हो रहा है, आपका लंग श्रिंक कर रहा है, तो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर ज्यादा नेगेटिव बन जाएगा ताकि वो लंग को फिर से बाहर पुल करके क्या कर सके, फिर से उसी साइड में जहां पर पैथोलॉजी उसी साइड में पुल करके आपके लंग को फिर से रिलैक्सिंग वॉल्यूम मेंटेन कर सके, इक्विलिब्रियम वॉल्यूम को मेंटेन कर सके। To maintain the equilibrium lung volume, more negative intrapleural pressure is generated and pull of mediastinum to the same side of the disease। ठीक है। जो पुशिंग लीजन्स होता है इसमें क्या होगा कि प्लूरल कैविटी के अंदर एक्चुअली आपका फ्लूइड भर जाएगा, उसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। और अगर एयर भर गया तो उसको हम न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। अगर ऐसे कैविटी के अंदर एयर या फिर फ्लूइड भर जा रहा है तो ऑब्वियसली वो लंग्स के ऊपर कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पॉजिटिव प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसके अंदर इन दोनों पुशिंग लीजन्स के अंदर आपको पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है देखने को मिलता है। अब ये जो एक्सेस एयर एंड फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, इट कैन जनरेट मोर पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो कि बेसिकली पुश करते हैं मीडियास्टिनम को टू द अपोजिट साइड ऑफ द डिसीज। ठीक है। अब कभी भी आपको जब डिसीज साइड आइडेंटिफाई करनी हो ना, तो उसमें आप उस साइड को आइडेंटिफाई करिए जिसमें चेस्ट मूवमेंट्स कम हो। अगर जिस साइड में चेस्ट मूवमेंट्स कम होगी वो साइड आपकी डिसीज साइड होगी। और ये याद रखिए कि जो पुशिंग लीजन्स होता है ये मीडियास्टिनम को अपोजिट साइड में पुश करते हैं, और जो पुलिंग लीजन्स होता है ये मीडियास्टिनम को सेम साइड में पुश करते हैं, सेम साइड ऑफ डिसीज। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है 50 ईयर्स का मेल पेशेंट आता है विद कंप्लेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑन एग्जामिनेशन आपको दिखता है कि उसकी जो चेस्ट मूवमेंट्स है वो राइट साइड पे डिक्रीज है और ट्रकिया जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है। ट्रकिया एक्चुअली मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर है ना, तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है। तो अब ऐसा होगा कि अगर ट्रकिया लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है तो ये तो आपके लेफ्ट साइड का पुलिंग लीजन हो सकता है या फिर ये राइट साइड का पुशिंग लीजन हो सकता है। लेकिन आपको यहां पर बताया गया है कि जो चेस्ट मूवमेंट इज डिक्रीज ऑन राइट साइड, मतलब आपका डिसीज जो है वो राइट साइड में है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि ये राइट साइड का पुशिंग लीजन होगा जिसके कारण आपका ट्रकिया जो है लेफ्ट साइड में मूव किया होगा। अब ये राइट साइड का पुशिंग डिसीज अगर है तो ये प्लूरल इफ्यूजन होगा या फिर न्यूमोथोरैक्स होगा। इसको हम साउंड्स मतलब ऑस्कल्टेट करके डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एयरवे रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस होता है जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देता है टू द एयर फ्लो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपके एयर फ्लो को ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, उसको हम एयरवे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेडियस टू द पावर 4 के। मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम रेडियस होगा। ठीक है। अब ये एयरवे नैरोइंग जब होगी तो ऑब्वियसली आपका एयरवे रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें एयरवे नैरोइंग हो जाती है? एयरवे नैरोइंग आपकी बेसिकली सबसे पहला तो है अस्थमा में होती है। अस्थमा इज द एलर्जन रिलेटेड इन्फ्लामेशन जिसके अंदर कुछ आपके ये रिलीज होता है केमिकल मीडिएटर जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ब्रोंकोस्पाज्म करवाते हैं, दस इंक्रीजिंग द एयरवे रेजिस्टेंस। सीओपीडी और उसी का जो है एम्फाइजिमा, ये दोनों भी एयरवे नैरोइंग कॉज करवाते हैं। कैसे एयरवे नैरोइंग कॉज करवाते हैं आपके सीओपीडी एम्फाइजिमा, वो भी आपको समझाएंगे अभी थोड़े टाइम में। बेसिक फिजियोलॉजी कंसेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। इंस्पिरेशन आपकी एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन एक पैसिव रिलैक्सिंग प्रोसेस है। चूंकि आपकी इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है ये क्विकली हो जाती है, और जो आपका एक्सपिरेशन है ये पैसिव प्रोसेस है ये स्लाइटली प्रोलॉन्ग्ड होता है एक्सपिरेशन एज कंपेयर टू इंस्पिरेशन। और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपिरेटरी व्हीज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक्सपायर कर रहे होते हैं हवा को बाहर, पहली बात तो तब एयरवे इंस्पिरेशन के कंपैरिजन में नैरो हो जाते हैं, इसीलिए आपको जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ज्यादा फील होता है ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। ओके। अगर कोई पेशेंट व्हीज कर रहा है तो आपके उसकी व्हीज जो है ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी ड्यूरिंग द एक्सपिरेटरी फेज, जिसको हम एक्सपिरेटरी व्हीजिंग कहते हैं। ठीक है। रीजन अगर आपको थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, आपके पास एक बड़ा रोड है जिसपे एक छोटा सा कोई ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको उतना फील नहीं होगा क्योंकि आपके पास रोड बड़ा है।
लेकिन अब उस ऑब्स्ट्रक्शन की साइज को मैं सेम रखता हूं और आप रोड को छोटा कर देता हूं, तो अब वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको बड़ा लगने लगेगा क्योंकि रोड छोटा हो चुका है। यही एक्सपिरेशन के दौरान होता है कि रोड छोटा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन उसी साइज का है, इसलिए वो ज्यादा फील होता है ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। ठीक है, फिर हम समझाते हैं आपको पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइजेमा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी, सेम ही होता है। अगर आप देखोगे तो आपके पास एट एक्सपिरेशन नॉर्मली आपका जो एल्वियोलाई होता है और आपका जो एयरवे होता है दोनों ओपन होता है, दोनों ओपन होते हैं, आपका एल्वियोलाई और आपका एयरवे दोनों ओपन होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। एल्वियोलाई ओपन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, और आपका ये एयरवे ओपन होता है ड्यू टू द इलास्टिक फाइबर्स जो कि ट्रैक्शन मेंटेन करके रखते हैं। ये इलास्टिक फाइबर्स है जो ट्रैक्शन अप्लाई करके रखते हैं टू कीप एयरवेज ओपन, और ये सर्फेक्टेंट है जो कि आपके इस एल्वियोलस को ओपन करके रखता है। ठीक है, ठीक है। अब जब डिसीज होगा एम्फाइजेमा का, तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज तो क्या होता है, स्मोकिंग होता है। दूसरा कॉज क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होता है। इन दोनों के कारण आपके जो इलास्टेजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इन दोनों के कारण जब इलास्टेजेस बढ़ जाएंगे तो ये जो इलास्टिक फाइबर्स थे आपके जो एयरवेज को ओपन करने का काम कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका डैमेज हो जाएगा। इलास्टेजेस डैमेज करेंगे इलास्टिक फाइबर्स को, जिसके कारण आपका जो एयरवे ओपन रहता था एक्सपिरेशन के टाइम पे वो एयरवे क्लोज कर जाएगा अर्ली ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। अब एयरवे क्लोज कर गया, अब एक्सपिरेशन के दौरान आपकी हवा बाहर जा सकती है क्या, नहीं कर सकती, नहीं जा सकती, मतलब एयर की ट्रैपिंग हो गई एल्वियोलाई के अंदर। तो जैसे जैसे अब टाइम प्रोग्रेस करेगा आपका एयरवे का रेडियस डिक्रीज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, इसीलिए एयरवे रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो चुका है। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा ज्यादा से ज्यादा हवा आपके इन एल्वियोलाई के अंदर बेसिकली ट्रैप हो जाएगी, जिससे आपका पूरा रेसिजुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और पूरे लंग का जो वॉल्यूम है, पूरे लंग की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हवा बाहर जा ही नहीं पा रही। इंस्पिरेशन के अंदर हवा अंदर आ रही है बट बाहर नहीं जा पा रही। इसको हम ओवर डिस्टेंडेड सैक्स ऑफ एल्वियोलर सैक्स को हम बुल्ला भी कहते हैं, ये नया टर्म दिया गया है। ठीक है, अब जब भी इलास्टेसिस का डैमेज होगा तो उस डैमेज को देखने के लिए आपके पास वहां पे क्या आएंगे, इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगे। तो उन इन्फ्लामेटरी सेल्स का अक्युमुलेशन हो जाएगा, और ये इन्फ्लामेटरी सेल्स जाके आपके एल्वियोलर कैपिलरी वॉल्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। ऐसे एल्वियोलर कैपिलरी वॉल्स को आपके इन्फ्लामेटरी सेल्स ने इन्वॉल्व कर लिया, जिससे गैसेस का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, जिससे गैसेस का डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया पैथोफिजियोलॉजी आपके सीओपीडी का, एम्फीजिमा का। आईनी से 2025 के अंदर यही सवाल पूछा गया था कि कौन सी ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है जिसमें रेसिजुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। आंसर उसमें से ऑप्शन एक था सीओपीडी। ठीक है, हाँ। अब ये सारी चीजें तो होती है आपके एल्वियोलस के लेवल पर, ये तो हमें दिखेगी नहीं एज ए मेडिसिन प्रैक्टिशनर। हमें दिखेगा क्या कि पेशेंट आता है विथ बैरल चेस्ट, मतलब उसका एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा चेस्ट का वो बड़ा हुआ रहेगा, पेशेंट आएगा। गैस एक्सचेंज में दो एबनॉर्मेलिटीज रहेगी, एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगा जिसको हम कहेंगे हाइपोक्सीमिया। ये क्यों हुआ था, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी वॉल्स, जिसके कारण डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कम हो रहा था, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कम हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया। साथ में एयर ट्रैपिंग हो रही है, और उस एयर ट्रैपिंग के कारण आपका हाइपरकैप्निया हो जाएगा। एयर ट्रैपिंग के कारण क्या हो जाएगा, हाइपरकैप्निया, मतलब आपका CO2 बाहर जा नहीं पा रहा तो CO2 अंदर ही रह गया तो हाइपरकैप्निया हो जाएगा। और साथ में डायफ्रैग्मेटिक इंपेयरमेंट होगा, डायफ्रैग्मेटिक इंपेयरमेंट के कारण ये दोनों चीजें हो जाती है, हाइपोक्सीमिया भी हाइपरकैप्निया भी। कैसे समझाते हैं, जब आपका बहुत टाइम तक एम्फाइजेमा सीओपीडी वाली ये कंडीशन रहेगी तो बैरल चेस्ट हो जाएगा, आपके लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा हवा जो है जम जाएगी, आपके लंग्स बड़े हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। ये बड़े लंग्स, बिग लंग्स ज्यादा वेट अप्लाई करेंगे डायफ्राम के ऊपर, जिसके कारण डायफ्राम अपना काम कर नहीं पाएगा। इंपेयर्ड डायफ्राम विल लीड टू हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया, बोथ थिंग्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए कि आप ये सोचोगे कि ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो उसका SpO2 कम होगा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा, तो क्या आप उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देके उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल पे लेकर जाओगे क्या, नहीं लेकर जाओगे। ऐसा क्यों, वो हम समझाते हैं। देखो, आपके बॉडी में दो टाइप के रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है, रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स होता है। एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होता है ये हाइपरकैप्निया को देखते हैं, तो वही जो पेरिफेरल वाले कीमोरिसेप्टर्स होता है ये हाइपोक्सीमिया को देखते हैं। ये किसको देखते हैं, हाइपोक्सीमिया को देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल वाले आपके हाइपरकैप्निया को देखते हैं, पेरिफेरल वाले आपके हाइपोक्सीमिया को देखते हैं। हाँ जी। अब जब क्रॉनिक हाइपरकैप्निया हुआ, क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज है ना, क्रॉनिक हाइपरकैप्निया हुआ तो जो आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये काम कर करके इतने क्रॉनिकली थक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो है काम करना बंद नहीं करते ड्यू टू डिस्पाइट क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया, क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है।
पेरिफेरल काइमोरिसेप्टर्स अभी काम कर ही रहे होते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत सारा ऑक्सीजन दे दिया इस पेशेंट को, इस पेशेंट में ऑलरेडी सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स काम करना बंद कर चुके हैं, आपने बहुत सारा ऑक्सीजन दे दिया तो हाइपोक्सीमिया रहेगा नहीं, हाइपोक्सीमिया रहेगा नहीं तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब हाइपोक्सिक ड्राइव ही नहीं है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को काम करने के लिए। तो जब ऐसा होगा तो दोनों रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देंगे एंड देयर विल बी नो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में स्टॉप। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया वही है यहाँ पर। तो इसीलिए आप जो है इस सीओपीडी के पेशेंट में, एम्फाइजेमा के पेशेंट में लो फ्लो ऑक्सीजन को मेंटेन करते हो 2 to 3 लीटर पर मिनट, और आपका जो टारगेट ऑक्सीजन होता है वो 88 to 92% होता है। फिर हम बात करते हैं कि कैसा आपका एक्सरे दिखेगा। तो एक्सरे में ये तो आपका नॉर्मल एक्सरे है, इसमें ग्लोबुलर हार्ट, नॉर्मल इन्फ्लेटेड लंग्स, आपका ये कर्व्ड डायफ्राम। इस सीओपीडी एम्फाइजेमा के पेशेंट में आपको क्या दिखेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड, बायलैटरली हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगे। आपका जो डायफ्राम होगा वो फ्लैट हो जाएगा ड्यू टू हैवी लंग्स, एंड आपको जो है हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिलेगा। ये आपका बेसिकली होता है एक्सरे सीओपीडी का। सीओपीडी के वर्सनिंग को हम सीओपीडी एक्सासर्बेशन कहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सीमिया को पढ़ेंगे।